अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोगों ने पढ़ना किस तरह से है कि हम लोग सबसे पहले इसके रिवाइज करेंगे सारे कंटेंट और साथ में वर्कड एग्जांपल को प्रैक्टिस करेंगे। वर्कड एग्जांपल को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग पास्ट पेपर्स करेंगे। पास्ट पेपर्स जो हैं वो हम करेंगे 2019 से लेकर 24 तक के। P2 भी करेंगे और P4 भी करेंगे, ठीक है, जो जहां जहां पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं और आपसे साथ साथ हम लोग जो है डिस्कस भी करते रहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी आपने भी मुझे आंसर करने हैं साथ में, और जो जो मैं पूछती जाऊंगी। पहले हम लोग ये थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो हमें पता है क्या, ये प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 तक की दरमियान होती है, और जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होंगी वो हमेशा 1 के इक्वल होंगी। यानी अगर एक प्रोबेबिलिटी 1/2 एग्जिस्ट करती है, तो अगर हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी का नहीं पता, पर हमें ये पता है कि सिर्फ एक ही दूसरी प्रोबेबिलिटी है, यार ये होगा या ये होगा, तो हमें ये पता है कि सम टू है वो 1 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 डेफिनेटली। तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होगी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी इस चीज को इतना समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए 1 होती है, बट अदरवाइज ये एक कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आता है, दैट इज नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज 8 है, उनमें से जितनी हम लोग उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, लेट्स से 2 है, तो हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी 2/8, यानी कि 1/4। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने निकालनी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड आउटकम अकर्ड ओवर द नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कोई इवेंट करो ओवर नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस ओवर नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस का मतलब है कि अगर लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं, अगर हमारे पास टोटल हम लोग डाइस है, ठीक है, हमने उसको कितनी टाइम्स थ्रो किया, 50 टाइम्स थ्रो किया, और उसमें से हम लोगों ने कहा है कि जो नंबर 2 है ना वो आया है 12 टाइम्स, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/50। किसकी, P ऑफ 2 के अकर होने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 12/50। इस तरह से। अब ये वर्क एग्जांपल देखते हैं। उसमें उसने क्या कहा है, सपोज दैट अ ब्लाइंड फोल्डेड मैन इज आस्क्ड टू थ्रो अ डार्ट एट अ डार्ट बोर्ड। ये आपको डार्ट बोर्ड का पता है ना, इसके ऊपर एक डार्ट एक ब्लाइंड फोल्डेड मैन ने थ्रो किया है, ठीक है। हाँ, तो उसने क्या किया है कि जो नंबर 6 है ना, ये वाला नंबर 6, ये उसको 15 टाइम्स थ्रो किया, उसने टोटल 125 टाइम्स थ्रो किया था। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 6 को नेक्स्ट थ्रो भी 6 का ही हो। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइम जो 6 आए ओवर टोटल नंबर ऑफ टाइम। तो 6 कितने टाइम्स आए, 15 टाइम्स, और थ्रो कितने टाइम्स किया, 125 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के अकर होने की क्या है, 15/125। ये क्लियर है। जी जी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये भी वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वही चीज हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब ये वाली वर्क एग्जांपल 2 देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अब an unbiased die is thrown and the number on the upward face is recorded. Find the probability of obtaining a 3 and even number a prime number. ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट वाला जो है, मुझे बताओ ये समझ आ रही है, इसमें उसने क्या किया, आप जरा एक्सप्लेन करो। So basically, it's a act by die, and the number of the upward face is recorded. Find the probability of updating a 3. Of course, dice के ऊपर 6 होते हैं, तो 3 एक ही दफा आएगा, तो 1/6, and then P is equal to even number,
So even number dice may out it's 6, like of course there's total 6, so even होगा 2, 4 and 6, so 3/6, and 3/6 simplifies to 1/2, और इस तरह प्राइम नंबर है कोई भी 2, 3 and 5, yeah, yes, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। इसी तरह से अब इसको आप प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर 3/6 है तो उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक जगह पे हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को नहीं करते, वो आते हैं फ्रीक्वेंसी ट्री जो आते हैं ना हमारे पास, आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी ट्री का, जो हम ये लोग पता है। जो ट्री ट्री डायग्राम बनाते थे इस तरह से कि ऐसे करके ब्रांचेस निकलती थी, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस, इसकी फर्दर ब्रांचेस। इसके अंदर जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया ना, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते, प्रेफर यही होता है कि सिंप्लीफाई ना करें। ओके हाँ अभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो एक और अभी एक दफा आएगी, चैप्टर नंबर 20 के उसमें की रिपीट होगी दोबारा ये प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलो हम नीचे चलते हैं। A card is drawn from an ordinary 52 card pack. What is the probability that the card will be a king? तो अच्छा, ये वैसे अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये वाली इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है ना कि कार्ड के अंदर क्या कितने किंग होते हैं, ये चीजें जो है सिलेबस में नहीं है, बट अदरवाइज मैं वैसे बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसने कहा 52 होते हैं। किंग के आने के चांसेस हमारे पास होते हैं 4, ठीक है, एक पैक के अंदर 4 किंग्स होते हैं, तो 4 और 52 आपके पास आता है। पर आपको इस नॉलेज का होने जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आपको नहीं ये अब ये नहीं करता, पूछता अब आपसे कि आपको पता हो कि कार्ड के अंदर कितने किंग हैं, कितनी क्वींस हैं, कितने डायमंड्स हैं, एक्सेट्रा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, Jason has 20 socks in a drawer, 8 are red, 10 are blue and 2 are green. अगर रैंडमली उसने एक चूज किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ग्रीन है? देखो उसके पास थे 20 सॉक्स हैं, उसके अंदर 20, हाँ टोटल 20 है, 8 रेड है, और उसमें 10 जो है वो ब्लू है और 2 ग्रीन है। तो अगर उसने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालनी है तो जाहिर सी बात है 2 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2 डिवाइड बाय टोटल, 2 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1/10। ये बेसिक्स है, समझ आ रहे हैं ना? इनमें आई जी जी आ डोंट रही है, थिंक कि कोई प्रॉब्लम आ सारी आ रही है। रही है। ओके, अब नेक्स्ट चीज है कि एक प्रोबेबिलिटी के इवेंट अकर नहीं हुआ, हम लोगों ने जो सारा टाइम निकाला है, हमने वो निकाला है कि हम क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर टोटल। हम लोग इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, राइट? दैट वाज अ वे हाउ यस यस निकाल रही थी सही। वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक इवेंट नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, 1 माइनस सक्सेस ओवर टोटल। बात समझ आई? 1 माइनस सक्सेस ओवर टोटल करेंगे तो हमारे पास फेलियर आ जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये वाली चीज हमने कैसे डिराइव की, हम कहते हैं ना कि सक्सेस प्लस फेलियर जो होते हैं वो टोटल होते हैं। बेसिकली सक्सेस और फेलियर को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे, तो वो 1 के इक्वल होगा। ये देखो, देखो लेट्स से मैंने कहा है कि मैंने मेरे पास है, क्या कहूँ क्या कहूँ, लेट्स ये वाली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6 यूज करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट जैस्मिन पासेस हर ड्राइविंग टेस्ट इज 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जैस्मिन फेल हो? तो 2/3 क्या है कि ये उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसकी है? सक्सेस की। तो फेलियर की क्या होगी? 1 माइनस 2/3, यानी 1 टोटल में से 2/3 माइनस कर देंगे तो वो आंसर आएगा 1/3। इसका मतलब ये भी है कि 1/3 जो कि फेलियर है प्लस 2/3 जो कि सक्सेस है विल बी इक्वल टू टोटल, यानी कि 1। टोटल तो 1 ही होगी ना, हमने कहा था ना सम हमेशा 1 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। तो 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, यानी फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू टोटल। या फिर हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही है।
इस फॉर्मेट को याद रखो। ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हम लोग यूज करते थे सक्सेस के लिए। तो ये पी ए इनवर्स जो है ये डैश के साथ जो है, इसका मतलब है कि इवेंट नहीं हुआ, ये फेल हो गया इवेंट, या नॉट ए, जैसे उसने कहा यहाँ पे हम इसको नॉट ए भी पढ़ लेंगे। पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। समझ आ गई? क्या पढ़ेंगे इसको? पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए। पढ़ो इसको। जी। इसको पढ़ो एक दफा। if मुझे पता है, if A is an event, then A is an event, not A, sorry, not A is the event that does not happen, and P bracket A, not A is equal to 1 minus P over A, P multiply by A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A को 1 से माइनस कर देंगे तो ऐसे होगा। हाँ, जो ये इस तरह का लिखा होता है ना, तो हम इसको क्या पढ़ लेते हैं, इसको हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं पी ऑफ ए। तो मैं इसको अगर इस तरह से लिखा हुआ है पी ऑफ, इस तरह से, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी? पी ऑफ नॉट ए। ओके, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर मैंने ये पढ़ना होगा तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? P of failure is equals to P of not passing, which is equals to 1 minus P of passing. उसके बाद अब हमारे पास ये है पॉसिबिलिटी डायग्राम, यानी कि ये हमारे पास बहुत हेल्प कर देती है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे ये हमारे पास एक अच्छी सी एग्जांपल है, हम इसको यूज करते हैं। उसने कहा है कि हमारे पास 2 डाइस है, 1 रेड 1 ब्लू, दोनों को हमने एट द सेम टाइम थ्रो किया है। ये ब्लू है डाइस और ये रेड डाइस है, और उनको हम लोगों ने जो इनके नंबर्स है ना वो ऐड किया, यानी 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 4 5 + 2 7। इस तरह से एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू उसने ऐड करके लिखा हुआ है। तो उसने अब कहा है कि अब आपने फाइंड करना है कि सम उसका हो 7, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। तो सम 7 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, 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 एक यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। और टोटल थ्रोज कितनी है? ये 6 टाइम्स है और ये 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। तो 6 डिवाइडेड बाई 36 हमारे पास आंसर आएगा ए पार्ट के लिए। इसी तरह सम लेस देन 5 है तो हम लोग सारे लेस देन 5 को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फिर सम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 है तो फिर उसको कर लेंगे, और सम लेस देन 8 है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये सी और डी पार्ट देखो। इसके अंदर उसने कहा है सी पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। उसने कहा है सम ग्रेटर देन या इक्वल टू 8, ठीक है। हमने इन सबको कलर कर लेते हैं, सर्कल कर रहे हैं, जो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोग इसको काउंट भी कर लेते हैं। 4, फिर 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 15, 15/36 जो है ये आंसर आ रहा है सी पार्ट का। मुझे एक बात बताओ, डी पार्ट जो है, डी पार्ट वो कहते हैं सम लेस देन 8। तो वो ये सारे ये बाकी रिमेनिंग नहीं रह गए जो 8 से छोटे हैं, वो ये सारे वही रह गए। तो क्या हम कह सकते हैं 1 - 15/30? तो वो हमें डायरेक्ट आंसर डी का दे देगा, रादर देन कि हम दोबारा से बैठ के काउंट करें। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 - 15/36 का आंसर आएगा 7/12। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, मैं वैसे बता देती हूँ। इसका आंसर ये था, ये था 21/36 बनता है, ठीक है। मैंने 1 - 15/36 को किया तो 21/36 किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो 7/12 आ गया। ओके, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब नीचे जाके हम देख भी लेते हैं। ये देखो, इसका आंसर 15/36 था, जिसको आप सिंप्लीफाई करो तो 5/12 भी बन जाता है। तो 5/12 इसका आंसर था और ये 7/12 था। तो वही हमारा आंसर आ गया, और उसने भी सॉल्व ऐसे ही किया कि 1 माइनस करके किया। तो जहाँ पे आप 1 माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इट वुड बी गुड अगर आप वो यूज कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइनिंग इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपने देखो,
ये एनालॉजी पढ़ते हैं. If you flip a coin once, the probability of it showing a head is 0.5. If you flip the coin a second time, the probability of it showing a head is still 0.5, regardless of what happened on the first flip. यानी कि एक आपने कॉइन फ्लिप किया, आपके पास 0.5 आया, आपने दोबारा फ्लिप किया तो अभी भी 0.5 आ सकता है. ठीक है. यानी कि एक इवेंट के होने के बाद ये नहीं है कि मैंने पहला कॉइन फ्लिप किया तो हेड आया, नेक्स्ट कॉइन फ्लिप किया तो लाजमी है कि हेड नहीं आएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. तो जब ऐसा हो कि जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. पर कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे लेट्स से मैं कहूँ कि अगर if rain will happen, then I will not go to school. देखो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी स्कूल जाने की या ना जाने की किस पे डिपेंडेंट है कि रेन होती है कि नहीं होती. समझ रहे हो बात? यानी ऐसा नहीं है कि मैं जी. अलग से बता रही हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ये बात यह है कि अगर एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आज हम सही से पढ़ेगा तो कल मेरे में मोटिवेशन आएगी कि मैं मजीद अच्छा पढ़ाऊं. ठीक है. अगर हम आज सही से नहीं पढ़ेगा तो मैं कल भी सही नहीं पढ़ाऊंगी. तो ये भी एक किस्म का ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट. पर अगर मैं कहूँ कि अरहम पढ़े या ना पढ़े, मैंने अच्छा ही पढ़ाना है, तो ये कौन सा इवेंट हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट. क्योंकि आपके पढ़ने या ना पढ़ने से मुझे फर्क नहीं पड़ता. समझ आ गए? तो अब क्या है, जी. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या है, तो P, if P of probability A happens and then B happens, तो P of A into P of B, या उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो ठीक है. अच्छा अब एक कुछ चीजें हैं जो कि इम्पॉसिबल भी हैं. लेट्स से जैसे उसने कहा है कि ए क्या है, इवेंट के आपके पास इवेंट इवन नंबर आए हैं और बी आपके पास एक ऑड नंबर आया है. तो इसका मतलब है ए और बी इकट्ठे नहीं हो सकते, एट द सेम टाइम नहीं हो सकते. या तो नंबर वो या तो इवन होगा नंबर या वो ऑड होगा. ये तो नहीं हो सकता ना कि इवन और ऑड दोनों ही नंबर हो. तो इस तरह के केस में कि दूसरी चीज एक दूसरी वाली हो ही नहीं सकती, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे. ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है या तो ये या फिर ये. समझ आई? मतलब लेट्स से आपके स्कूल में ऑप्शन है, बच्चे या तो साइंसेस रख सकते हैं या वो बिजनेस सब्जेक्ट्स रखते हैं. कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता जो साइंसेस भी रखे बिजनेस भी रखे. ठीक है, या साइंसेस और बिजनेस, लाइक और वाली कंडीशन आ जाती है. जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस में और वाली कंडीशन करते थे. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो ये वाला फॉर्मूला है, पी ए ऑफ ए और बी. और ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या है, पी ए एंड बी. इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है. या ये और ये होगा तो ये भी होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास दो जो है, हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स बन रही हैं. अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. James and Sarah are both taking a music examination independently. The probability that James passes is 3 by 4 and the probability that Sarah passes is 5 over 6. What is the probability that both pass? Both pass का क्या मतलब है कि जेम ने भी पास होना है एंड सारा ने भी पास होना. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/6 से, क्योंकि इसने भी काम करना है इसने भी काम करना है. तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट है नाइदर पासेस, कि ये भी फेल हो ये भी फेल हो. एंड वाली कंडीशन आ गई तो मल्टीप्लाई आएगा, जहां पे एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई आएगा. तो फेल वाला जो है वो 1 माइनस पास हो जाएगा. फेल कैसे हम लोग निकालते हैं, 1 माइनस पास. तो 1 माइनस 3/4 1 माइनस 5/6, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
नाइदर पास का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती थी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते, कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यूज डाल रहे हो आप वो करेक्ट डाल रहे हो, यानी कि आपने उसको इस चीज को अंडरस्टैंड जरूर करना है कि उसने ये इस तरह की नाइदर पासेस में उसने कहा है कि यानी एंड, इसको गलती से और बना दिया और इधर प्लस का साइन लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे उसने कहा एटलीस्ट वन पासेस, कोई एक पास कर जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन के जिसके अंदर दोनों ही पास का नहीं कर रहे तो वन माइनस नो नो वन पासेस, तो उसमें से क्या होगा, कोई एक बंदा जो पास हो रहा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, 1 - 1/24 हमारे पास आ जाएगा 23/24, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में उसने कहा है आइदर जेम्स और सारा पासेस, नॉट बोथ। इसके अंदर अब मुझे बताओ कौन सा हमको लगाएंगे फॉर्मूला डी पार्ट में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला? फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके जेम्स और इसके ऊपर हम लोगों को लगाना पड़ेगा 3/4 लगेगा, मतलब दोनों एक होगा जेम्स पास से, हमें करना पड़ेगा कि इधर मतलब जेम्स पासेस एंड सारा फेल्ड, ठीक, फिर प्लस करना पड़ेगा या तो जेम्स फेल्ड और सारा पासेस, यानी इसके अंदर हम लोग दोनों यानी कि हम कंडीशन, दोनों को प्लस करना, हाँ बताओ बताओ। यस हमें दोनों लगानी पड़ेगी। यस, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी है क्योंकि हमने कहा है जेम्स जेम पास, एक कंडीशन हो गई, मतलब दो सिचुएशंस बन गई हैं कि जिसमें जेम ने पास कर लिया और सारा फेल हो गई है, और एक कंडीशन है जिसमें जेम फेल हो गया है और सारा पास कर गई है। तो हम लोगों ने इनमें से बताना है या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, तो इनके दरमियान क्या होगा, प्लस। पर जेम पास करे और सारा फेल करे ये कंडीशन कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जहां पे कंडीशन कंपलसरी हो कि इसने आज खाना भी खाना है और साथ में इसने पानी भी पीना है, ये कंपलसरी कंडीशन है, खाना खाना है और पानी पीना है। और ये उर्दू वाला और है, और से मेरा मतलब और इंग्लिश वाला और नहीं है, मतलब खाना भी खाना है एंड पानी भी पीना है, ये कंपलसरी कंडीशन है। और अगर मैं दूसरी चीज बताती हूँ, मैं कहूँ कि खाना खाए और खाना खाए एंड पानी पिए, या फिर ये स्नैक्स खाएगी, ठीक है। तो अब ये जो या फिर है ना ये और बन जाता है, इंग्लिश वाला और, प्लस साइन और, तो जेम पास एंड सारा फेल, और जेम फेल एंड सारा पास, ओके। तो ये हमारे पास कंडीशंस बनती हैं। आई होप कि आप समझ आ रही होगी किस तरह से अब हम लोग जब वो करेंगे ना क्वेश्चंस पास्ट पेपर से प्रैक्टिस, तो ये मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब पास्ट पेपर में जाते हैं। ये मैंने मेजो 19 खोला हुआ है, इसमें वैसे अगर आपको कहीं क्वेश्चन नजर आए तो मुझे फौरन से रोक लेना, अदरवाइज मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलता है तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, असल में पता है क्या है? इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं आते, इसके क्वेश्चंस कंबाइन होकर आते हैं किसी ना किसी टॉपिक। ओके, ये देखो इवन इसमें भी है, ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ऐसा समझा भी देती हूँ साथ में, इवन तो थोड़ी सी वेन डायग्राम की भी डिस्कशन हो रही है साथ में, पर हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग उसको भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, तब तक ये जरा ट्राई करो, ये वाला कोई ये इसको इसको सोचो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम को शेड करने। आई नो कि नहीं कराया अभी मैंने, या थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आई वांट यू टू ट्राई, ठीक है। ये फर्स्ट ए पार्ट ट्राई करो, अपना थॉट प्रोसेस बताओ जरा मुझे, बोल के बताओ कि क्या लगता है आपको किसको कैसे सॉल्व करेंगे।
वो कह रहे हैं नॉट एक्स, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट के नॉट एक्स। इधर हम लोग को एक तरीका सीखा था ना, याद है? ये वाला कि ये लगा लेते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि थोड़े सिंबल्स यार, हाँ हाँ बताओ। यूनियन नहीं है लेकिन, इंटरसेक्शन है। यूनियन नहीं है ना। सो हमें चेक करना होगा ऐसी क्या चीज है जो एक्स कॉम्प्लीमेंट में ना आती हो। तो हमें सिर्फ ये और ये। ओके ओके ओके, तो आपको लगता है ये आंसर है? यस। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसको इरेज कर रही हूँ मैं। देखो, हम लोग ठीक है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कह देते हैं। एक्स नॉट जो है वो कौन कौन से फुलफिल करेगा, यानी एक्स के अलावा हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। सही है। वाई कंपोनेंट कौन सा फुलफिल कर रहा है, यानी वाई के विद इन, वाई के 2 और 3, यानी 2 और 3। और अब हम लोगों ने इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी जो चीज मैच करती है। इंटरसेक्शन में हमारे पास एक्स नॉट का क्या आंसर आ रहा है, 3। तो आंसर हमारे पास सिर्फ 3 होगा। ये शेड होगा। समझ आई है बात? यस। ये आपने मिस कर दिया था 4 को। ये 4 बाहर वाला जो है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। यूनियन होता तो फिर हम लोग 2 3 4 को कर देते, सिर्फ वन वन फिर भी ना होता। लेट्स से अगर इस तरह से होता ना, तो फिर हमारे पास ये शेड होता, ये भी शेड होता और ये भी शेड होता। ये वाला शेड नहीं होना था। पर चलो अच्छी बात है, आपको याद है थोड़ा बहुत। The Venn diagram below shows the information about the number of gardeners who grow melons, potatoes, and carrots. A gardener is chosen at random from the gardeners who grows melons. Find the probability that this gardener does not grow carrots. Okay. सॉरी। तो आप इसको फाइंड आउट करो, मुझे बताओ क्या लगता है कैसे करेंगे हम लोग। ये मेलन्स है, ये पोटैटोज है और ये कैरेट्स है। कि ये गार्डनर कैरेट्स को नहीं ग्रो करता। तो हमें ऐसा सेट चाहिए जो गा, जो गार्डनर, सॉरी, मैंने कैरेट ग्रो नहीं करता। तो हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, किसको? इस वाले को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके फिर। सो ये वाला, मैं मतलब बता, ये वाला और ये हमारा उसके, और ये भी नहीं आएगा, ये आएगा एम और पी। तो हमें, हाँ हाँ बताओ। हाँ, नंबर ऑफ गार्डनर, सॉरी। सो टोटल नंबर ऑफ गार्डनर क्या है, कौन है, कितने हैं? फिर क्या करेंगे? एक मिनट। 68 गार्डनर है हमारे पास। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई। 21/68।
21/68 कैसे किया है? इन तीनों को प्लस करके 3 + 6 + 12 12 एंड क्या कैलकुलेट करो? अभी उनकी आवाज कट रही है। मैं बोल नहीं रही थी, मैं आपको वेट कर रही थी। मैंने आपको ये हिंट भी दिया कि हु ग्रो मेलन्स, तो इस चीज पे फोकस करो। आपने मुझे 21/68 आंसर दिया ना? जी किस बेसिस पे दिया आपने? ये सब कुछ काउंट किया टोटल, और उसमें से 21 आपने ये 12 + 6 + 3 करके 21 बनाया है। और हम आपने इन इन तीनों को ऐड करके हाँ डिवाइडेड जी बाय 12 + 6 + 3 + 23 करके जो है, आपने इन सारे के वैल्यूज को ऐड करके 68 बनाया, और 12 + 6 + 3 करके 21 बनाया है। ऐसे ही है? जी जी पर ऐसे नहीं होगा, देखो इसको थोड़ा सा सही से रीड करना है। A gardener is chosen at random from the gardeners who grows melons। यानी कि इस यूनिवर्सल बॉक्स में वो नंबर ऑफ गार्डनर्स दिखा रहा है जो मेलन्स ग्रो करते हैं, पोटैटोस ग्रो करते हैं, कुछ कैरेट्स ग्रो करते हैं। यानी कि सारा कुछ सेपरेट लोग करते हैं, ठीक है? सब कुछ सेपरेट लोग करते हैं। आपने वो बताना है, उनका बताना है जो सिर्फ मेलन्स ग्रो करते हैं। तो मेलन वाला सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक है, हमने सिर्फ इस ब्लॉक को देखना है। इस ब्लॉक के अंदर जो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी ये टोटल है। यानी अब हम लोगों ने सिर्फ इस चीज को कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेलन गार्डनर जो हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेलन वाला गार्डनर कैरेट्स को ग्रो ना करे। देखो, कैरेट वाला जो गार्डनर है वो एक पोर्शन पोटैटोस भी गार्डन करता है, एक पोर्शन मेलन भी गार्डन करता है, ठीक है? इसी तरह जो पोटैटो वाला गार्डनर है वो एक पोर्शन मेलन्स के लिए भी गार्डनिंग करता है, एक पोर्शन कैरेट्स के लिए भी गार्डनिंग करता है, एक पोर्शन दोनों के लिए गार्डनिंग भी करता है। तो यानी हर बंदा जो है वो दूसरे का भी काम थोड़ा बहुत करता है। लेट्स से यू कैन से थिंक लाइक दैट। तो हम लोगों ने वो गार्डनर चूज करना है जो मेलन ग्रो करता है। तो मेलन ग्रो करने वाला सिर्फ ये वाला गार्डनर है। तो अब इसके अंदर वो हमने चूज करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो कैरेट्स को ग्रो ना करे। यानी कि कैरेट्स को ग्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कैरेट्स को ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी मेलन के अंदर देखो, ये देखो, इनको ऐड अप करो, 3 + 6 + 5 + 2 करो जरा। 3 + 6 जी + 5 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19, सॉरी 60। जी ओके, इनको हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल। ये अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये वाला जो गार्डनर है ये कैरेट को ग्रो करे आएगा, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास कैरेट को ग्रो कराने की? वो हो जाएगी 7/16। तो अब हम लोग कह रहे हैं नॉट डू नॉट ग्रो कैरेट्स, तो वो क्या होंगी? 1 - 7/16। 1 - 7/16 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास? कैलकुलेटर है पास? जी हेलो आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने मेरी बात सुनी थी मैंने जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी?
और हम आपने मेरी आवाज सुनी थी जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी? नहीं सुनी थी। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं, कर मतलब आवाज ही नहीं आई। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास, अब मैं इरेज करती हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोगों ने उस बंदे को कंसिडर करना है जो सिर्फ मेलन को ग्रो करता है। तो ये पूरा जो है वो मेलन को ग्रो करता है। तो मेलन को ग्रो जी जी। करने के लिए क्या है, 3 + 6 + 5 + 2, यानी हम लोगों ने सिर्फ इतने से पोर्शन को कंसिडर करना है। तो ये टोटल बनता है 16। इस पूरे पोर्शन के अंदर अब हम लोगों ने देखना है कि वो चीजें, वो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जो कैरेट को ग्रो करता है। कैरेट को ग्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक 5 और एक 2। ये कैरेट के वो सर्कल में आ रहे हैं ना, तो हो जाएगा 7/16। ये कैरेट को ओ, ग्रो करने की हाँ प्रोबेबिलिटी मैस है। हो गया सबसे। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मुझसे कहाँ मैस हो गया था। मेरे क्वेश्चन को प्रॉपर से पढ़ा नहीं। अच्छा, तो अब क्या है, तो अब अगर हम लोगों ने 1 - P निकालेंगे, यानी कि अब क्या होगा, 1 - P यानी कि अब वो निकल जाएंगी वैल्यूज जो कि डज नॉट ग्रो कैरेट्स है, जो कि हमारा क्वेश्चन 2 मांग रहा है हमसे, क्वेश्चन ये मांग रहा है। तो 1 - P का क्या मतलब है, 1 - 7/16। तो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है पास? जी है कैलकुलेटर। तो 1 - 7/16 करो, मुझे आंसर बताओ। 1 - 7/16 ऑफ कोर्स। 9/16। तो दैट इज आवर आंसर, 9/16 हमारा आंसर है फॉर दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इज इट क्लियर? जी। ये आपकी बुकलेट के ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस दोबारा करोगे ना अपने बुकलेट के ऊपर, अगर अभी नहीं कर रहे, तो उसके बाद जब इस पर करोगे ना, फिर आपसे ये मजीद सॉल्व हो जाने चाहिए। अच्छा, ये हमने एक पेपर कर लिया है 2019 वाला। अब हम लोग करते हैं 2020 वाला। 2020 में से देखते हैं। अच्छा यार, ऐसा करते हैं कि हम लोग मीटिंग रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें उसमें शुरू करते हैं हम लोग ये वाला पेपर। इसका फिर बाकी सारे पेपर्स करते हैं, ओके। जी ठीक है। चलो। आई।